नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के इस चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक, आपका सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर, एम्फेसिस ऑन द पब्लिक सेक्टर। इससे पहले आपने प्लान्ड एंड मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, नियोजित एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। अब हम सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर इसको पढ़ेंगे। राज्य को अर्थव्यवस्था में एक सक्रिय और प्रभावी भूमिका निभानी है। स्वतंत्रता प्राप्ति तक यह बिल्कुल निश्चित हो गया था। उस समय तक इस बारे में उन लोगों के मन में कोई संदेह नहीं था जो तत्कालीन राजनीति के केंद्र में थे। स्वाभाविक रूप से राज्य नियंत्रित एक वृहद ढांचे का निर्माण किया जाना था, अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की स्थापना करनी थी। आलोचना तो दूर, उस समय तो पीएसयू का महिमंडन किया जा रहा था। कुछ अत्यंत प्रशंसनीय उद्देश्य पीएसयू के लिए निर्धारित किए गए थे। कुछ अन्य लक्ष्य ऐसे थे जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के मूल तत्व के साथ रहे। हम इस विषय का निष्पक्ष एवं विश्लेषण करेंगे। और आज जबकि पीएसयू की चतुर्दिक आलोचना हो रही है और उनके निजीकरण के प्रयास चल रहे हैं, हम भारतीय अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे। हम निम्नलिखित बड़ी एवं महत्वपूर्ण जरूरतों के आलोक में पीएसयू के महत्वाकांक्षी विस्तार को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब आपका इंडिया आज़ाद होता है, हमारा इंडिया माफ़ कीजिएगा 1947 में आज़ाद होता है, तो बहुत सारे जो इकोनॉमिक्स थे उनने इंडस्ट्रियल अपनाया था। तो उसमें हमने जो उसकी जो भूमिका थी स्टेट की, वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो अब हम इसमें ये पढ़ रहे हैं कि उसके जो विस्तार था पीएसयू का मतलब होता है आपका पब्लिक सेक्टर अंडर स्टॉकिंग क्षेत्र। इसकी भूमिका विस्तार जो होता है पीएसयू का महत्वाकांक्षी विस्तार के कारणों को समझने की कोशिश करेंगे कि उसका विस्तार किन कारणों से हुआ। पहला तो था आपका अधिरचना संबंधी जरूरतें, इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स। प्रत्येक अर्थव्यवस्था, चाहे वह कृषि, औद्योगिक अथवा उत्तर औद्योगिक हो, को उपयुक्त स्तर की आधारभूत संरचना की जरूरत होती है। आपकी कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे आपकी वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, अथवा वो उत्तर औद्योगिक हो, इन सबको जो है आधारभूत संरचना की ज़रूरत होती है। जैसे आपका हो गया बिजली की ज़रूरत पड़ेगी प्रत्येक इकोनॉमी को, आपका परिवहन हो गया, आने जाने के लिए गाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी, तथा बात करने के लिए संचार की सुविधा होगी। ये सभी उपकरण जरूरी हैं। इनकी स्वस्थ उपस्थिति एवं विस्तार के बिना कोई भी अर्थव्यवस्था न वृद्धि कर सकती है और न ही विकास कर सकती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में इन मूल जरूरतों की भी नगण्य उपस्थिति थी। जो भी ये जरूरतें थी आपकी कृषि, औद्योगिक अथवा ये संचार की सुविधाएं, बिजली, परिवहन और भी खाने पीने की जो सामान थे, भारत में इनकी जो उपलब्धता थी वो बिल्कुल 0% थी। मतलब शून्य भी नहीं कह सकते, मतलब काफ़ी हालात खराब थे। रेलवे तथा डाक एवं तार के क्षेत्र में अभी भी शुरुआत भर हुई थी। बिजली की उपलब्धता सरकारी हलकों एवं राजघरानों तक सिमटी थी। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत ने अगर प्रमुख चालक बल के रूप में कृषि का भी चुनाव किया होता तो आधारभूत संरचना क्षेत्र का विकास करना पड़ता। इससे पहले हमने प्रमुख चालक बलों के बारे में पढ़ा कि जो आपका प्राइम मूविंग फोर्स था वो इंडस्ट्री को बनाया गया। तो बाकी उसके संदर्भ में जब हम आगे चले गए, जैसे आज आपका 2022 है, ठीक है, तो 2022 में आज जितने भी इकोनॉमी थे, अर्थशास्त्री जो रहे हैं, उन्होंने ये कहा था जो प्राइम मूविंग फोर्स है आपका, वो आपका इंडस्ट्री को ना बना के एग्रीकल्चर को बनाना चाहिए था। इससे आपकी अर्थव्यवस्था ज़्यादा विकसित होती। कारण हमने आपको पहले बताए हैं क्यों होती, और इंडस्ट्री क्यों विफल हुई, और कृषि को भी अगर हम उस वक्त चुनते तो वो भी उतनी कामयाब नहीं होती। हाँ, ये बात है कि इंडस्ट्री से ज़्यादा कामयाब जरूर होती। तो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं, अगर भारत ने आपका जो प्रमुख चालक बल के रूप में
अगर कृषि का भी चुनाव किया होता तो एग्रीकल्चर को भी अगर हम प्राइम मूविंग फोर्स बनाते तो भी जो हमारी आधारभूत संरचना है उसका उस क्षेत्र का विकास हमें करना पड़ता, वो स्वयं नहीं होता। इन क्षेत्रों के विकास में अत्यधिक पूंजी निवेश के साथ साथ भारी इंजीनियरिंग तथा तकनीकी सहयोग की आवश्यकता होती है। आधारभूत संरचना क्षेत्र को विस्तार उस समय निजी क्षेत्र के माध्यम से संभव नहीं था क्योंकि उसमें निम्नलिखित का प्रबंध करने की क्षमता नहीं थी। ये जो चीज़ें हैं ये हम पढ़ रहे हैं, आगे पॉइंट वाइज पढ़ेंगे कि उस वक्त जो आपका आधारभूत संरचना क्षेत्र को विस्तार करना संभव नहीं था क्योंकि ये चीज़ें आपके पास नहीं थी, इतनी क्षमता, इन चीज़ों की पूर्ण क्षमता आपके पास नहीं थी। भारी निवेश, घरेलू के साथ विदेशी मुद्रा में आपके पास जो थी निवेश की कमी थी। दूसरा है आपका प्रौद्योगिकी, ठीक है, प्रौद्योगिकी नहीं थी। कुशल मानव शक्ति यानी कि आपके पास स्किल नहीं थी उस वक्त जब भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है। आपके पास उद्यमशीलता नहीं थी, व्यापार करने की क्षमता यानी एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं इंग्लिश में, मुझे बोलना भी नहीं आ रहा सही से। ये उद्यमशीलता होती है आपकी, यानी व्यापार करने की क्षमता, व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे व्यापार किया जाता है, कैसे इसकी शुरुआत की जाती है, तो यहाँ के लोगों में इन चीज़ की कमी थी। यदि उपयुक्त की उपलब्धता निजी क्षेत्र के पास होती भी तो उसके लिए आगे बढ़ना संभव नहीं होता क्योंकि ऐसी आधारभूत संरचना के लिए कोई बाजार था ही नहीं। यह आधारभूत संरचना अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी ज़रूरत थी, लेकिन इनके लिए या तो रियायती या फिर मुफ्त एवं खुली आपूर्ति की व्यवस्था करनी पड़ती क्योंकि आम जनता में बाजार द्वारा निर्धारित क्रय शक्ति का अभाव था। इन विशेष परिस्थितियों में आधारभूत संरचना विकास का दायित्व केवल सरकार ही संभाल सकती थी। सरकार के लिए यह संभव था कि वह क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी उपादानों का प्रबंध करे, साथ ही ज़रूरतमंद क्षेत्रों में तथा उपभोक्ताओं तक उनकी आपूर्ति और वितरण करे, जिससे कि जो अर्थव्यवस्था है उसकी पर्याप्त वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा अन्य किसी विकल्प का अभाव था। यही कारण है कि आधारभूत संरचना क्षेत्र में राज्य की इतनी प्रभावकारी उपस्थिति है कि अन्य संबंधित क्षेत्रों जैसे बिजली, रेलवे, विमानन जो आपके विमान वगैरह होते हैं तथा दूरसंचार आदि में ही राज्य का एकाधिकार है। दूसरा पढ़ते हैं हम। पहले आपने देखते कौन सा पढ़ा था ये, अधिरचना संबंधी ज़रूरतें पड़ी थी। अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल नीड्स का, औद्योगिक ज़रूरतों को। जैसा कि हमने पिछले पृष्ठ पर देखा कि भारत ने उद्योग को अर्थव्यवस्था की प्रमुख चालक शक्ति के रूप में चुना, ये आपने पढ़ा था, प्राइम मूविंग फोर्स बनाया था जब भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है, शक्ति के रूप में चुना। उद्योगों के कतिपय ऐसे क्षेत्र थे जिनमें अपरिहार्य कारणों से सरकार को निवेश करना था। औद्योगिकरण के लिए कुछ विशेष उद्योगों की उपस्थिति आवश्यक है। इन्हें भारत में कई नामों से जाना जाता है। आधारभूत उद्योग यानी बेसिक इंडस्ट्री, आधारभूत संरचना उद्योग, कोर उद्योग क्षेत्र। इन 6 उद्योगों की सूची में 2 अन्य उद्योगों तथा प्राकृतिक गैस एवं उर्वरक को वर्ष 2013 में शामिल किया गया। का औद्योगिक उत्पाद जो सूचकांक है में कुल 40.27% भार है। ये उद्योग आपके निम्न प्रकार से हैं, जैसे आपका तेल शोधन में उत्पाद में 11.99% की वृद्धि, विद्युत 7.99, इस्पात 7.22, आपका कोयला हो गया, इसमें आपका 4.16, कच्चा तेल 3.62, बाकी भी हैं ये प्राकृतिक गैस 2.77, सीमेंट 2.16%, उर्वरक 1.0%। आधारभूत संरचना क्षेत्र की तरह ही आधारभूत संरचना उद्योगों के लिए भी भारी पूंजी के साथ ही
प्रौद्योगिकी, मानव शक्ति तथा उद्यमशीलता की भी बड़े पैमाने पर जरूरत होती है, जो कि पुनः निजी क्षेत्र द्वारा जुटाना संभव नहीं माना गया। यदि निजी क्षेत्र मूलभूत उद्योगों, वस्तु की आपूर्ति कर भी पाते हैं, तब भी उपभोक्ताओं की कमजोर क्रय शक्ति के कारण वे अपना उत्पाद बाजार में विक्रय करने में सफल नहीं हो पाते। यदि जो निजी क्षेत्र हैं मूलभूत उद्योगों वस्तु की आपूर्ति भी कर पाते हैं, यानी कि अगर वो पूर्ति को बढ़ा भी देते हैं, तो जो आपके उपभोक्ता हैं, जो उन चीज़ों को खरीदने वाले हैं, वो जो उनकी जो कमज़ोर क्रय शक्ति है उनके कारण उन्हें नहीं खरीद पाते। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए, एक शॉप है, ठीक है। अगर शॉप एक दिन में, अगर शॉप का जो वो है उत्पादन है, उसके पास जो स्टॉक है वो पानी की 50 बोतलों का है, अगर वो कल के दिन इन 70 बोतलें कर भी देती है, अगर उसकी इतनी क्षमता हो भी जाती है, लेकिन वहाँ की जो जनता है उनकी क्रय शक्ति काफ़ी कमज़ोर है, वो इतना उपभोग नहीं कर पाएगी, इतना परचेस नहीं कर पाएगी। तो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर वो उद्यमशीलता जो है, अगर उत्पादन बढ़ा भी देते हैं उत्पाद बाजार में, ठीक है, तो उनकी क्रय शक्ति के कारण लोग उन्हें नहीं खरीद पाएंगे। शायद यह एक कारण था कि मूलभूत उद्योगों की स्थापना का दायित्व सरकार ने स्वयं ही वहन किया। 6 मूलभूत उद्योगों में से सीमेंट क्षेत्र निजी क्षेत्र में कुछ मजबूत था। लोहा एवं इस्पात क्षेत्र में निजी क्षेत्र एक अकेली कंपनी की उपस्थिति थी। कोयला क्षेत्र निजी क्षेत्र द्वारा नियंत्रित था, जबकि कच्चे तेल एवं तेल शोधन में निजी क्षेत्र ने अभी कदम ही रखे थे। उद्योगशील भारत द्वारा मांग का जो स्तर बनना था, उसकी पूर्ति उस समय के मूलभूत उद्योगों में विद्यमान क्षमता से संभव नहीं थी। ना ही उनमें अपेक्षित विस्तार तत्कालीन निजी क्षेत्र के संचालकों द्वारा संभव था। अन्य किसी विकल्प के अभाव में सरकार ने तय किया कि वे स्वयं इसमें प्रमुख भूमिका निभाएं। इसलिए हम आज उनमें से अधिकांश के सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का एकाधिकार देखते हैं। अब पढ़ रहे हैं हम रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को रोजगार सृजन रणनीति के महत्वपूर्ण अंग के रूप में भी देखा गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली एक सरकार मात्र अर्थशास्त्र पर ही केंद्रित नहीं रह सकती, बल्कि उसे राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक आयामों पर भी विचार करना होता है। उन लक्ष्यों की भी पूर्ति करनी पड़ती है। सब में देश निर्धनता की गंभीर समस्या से जूझ रहा था तथा श्रम शक्ति में तीव्र वृद्धि हो रही थी। निर्धन लोगों को रोजगार प्रदान करना गरीबी उन्मूलन का समय सिद्ध उपाय है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से यह अपेक्षा की गई कि वे रोजगार योग्य श्रम शक्ति अथवा कर्म शक्ति के लिए पर्याप्त रोजगार सृजित करेंगे। देश में सामाजिक परिवर्तन की भी जरूरत की जा रही थी। देश में जो ज़्यादातर लोगों की यहाँ की प्राचीन जाति व्यवस्था से जुड़ी, जिसमें जमीन का स्वामित्व ऊंची जातियों के हाथ था, जबकि जमीन 80% लोगों की आजीविका का एकमात्र साधन था। भूमि सुधार की महत्वाकांक्षी नीति को लागू करने के साथ साथ सरकार ने समाज के निर्बल वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की भी व्यवस्था की। नए बनते सार्वजनिक उपक्रमों से यह अपेक्षा थी कि उनके लिए सृजित नौकरियों का वितरण सरकार अपनी आरक्षण नीति के अनुसार कर सकेगी, यानी आरक्षण को सामाजिक परिवर्तन के लिए एक आर्थिक औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। ऐसे अन्य क्षेत्रों के लिए जिनमें सरकारी कंपनियां प्रवेश करने वाली थी, निवेश की जाने वाली राशि का प्रबंध कोई आसान कार्य नहीं था। सरकार ने अपनी ओर से करारोपण, आंतरिक या बाह्य ऋण, बल्कि अंतिम के उपाय के रूप में मुद्रा की छपाई के माध्यम से भी निधि का प्रबंध कर रही थी। सरकार उच्च करारोपण तथा भारी सार्वजनिक
ऋणग्रस्तता को भारत की रोजगार पाने योग्य आबादी को रोजगार प्रदान करके औचित्य प्रदान करने की कोशिश कर रही थी। बाकी आपका एक थ्योरी है यहाँ पे, बाकी इसमें यही लिखा हुआ है मेन आपका कि जो आपका वो होता है रोजगार वो कैसे बढ़ाया जा सकता था। आपको चौथा पॉइंट है यहाँ पे मुनाफा तथा सामाजिक क्षेत्र का विकास, प्रॉफिट एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोशल सेक्टर। तो सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों में लाई जाने वाली निवेश की जो प्रकृति थी वो संपत्ति सृजन की थी तथा इन इकाइयों को उत्पादक गतियों में लगाना था। यह स्वाभाविक था कि सरकार इससे हुए मुनाफे पर नियंत्रण रखती। जो वस्तुएं या सेवाएं इन इकाइयों द्वारा उत्पादित एवं विक्रय की जानी थी उनसे सरकार को आय सुनिश्चित थी। सरकार की यह सार्वजनिक उपक्रमों से सृजित आय को खर्च करने की एक सचेत नीति थी। इस आय का उपयोग सामाजिक वस्तु यानी सार्वजनिक वस्तु की आपूर्ति में करना था और इस प्रकार भारत में एक विकसित सामाजिक क्षेत्र को खड़ा करना था। सामाजिक वस्तु से सरकार का आशय भारतीय जनता का कतिपय वस्तुओं या सेवाओं की सार्वभौम रूप से सुनिश्चित से करना था। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल, सामाजिक सुरक्षा आदि शामिल थे। इसका अर्थ यह है कि सार्वजनिक उपक्रमों को सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए राजस्व उपार्जन के माध्यम के रूप में देखा गया। राइज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, इसे पढ़ते हैं हम, निजी क्षेत्र का उदय। जैसे ही सार्वजनिक उपक्रम अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना तथा मूलभूत उद्योगों की आपूर्ति का दायित्व ले लेंगे, वैसे ही निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिए भी आधार तैयार होता जाएगा। जो भी आपके वो हैं सार्वजनिक उपक्रम है, यानी कि सार्वजनिक उपक्रम है, जैसी वो अर्थव्यवस्था की जो है वो बेसिक संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर की तथा मूलभूत उद्योगों की जो आपूर्ति का दायित्व ले लेंगे, यानी कि उसकी जिम्मेदारी आपकी ले लेंगे, तो वैसे ही जो आपका प्राइवेट सेक्टर है उनके उद्योगों के लिए भी आधार तैयार हो जाएगा। देश में निजी क्षेत्र के उद्योगों के उदय के साथ औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। सार्वजनिक उपक्रमों के लिए जो भूमिकाएं निर्धारित की गई थी उनमें यह सबसे अधिक दूरदृष्टि संपन्न भूमिका यही थी। अन्य भूमिकाओं का क्या हुआ यह एक अलग मामला है, जिस पर हम तब लौटेंगे जब देश के औद्योगिक परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। यहाँ हमने विश्लेषण किया कि क्यों भारत सरकार ने स्वतंत्रता पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के लिए ऐसी महत्वाकांक्षी योजना तैयार की। बाकी आपका आगे इतना थ्योरिकल है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे वाशिंगटन सहमति की बात की है, हमने पढ़ा है वाशिंगटन क्राइसिस पहले, तो बाकी आपका थ्योरी है, आप देख लीजिएगा एक बार करके। और अगला हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे, आपका चैप्टर 4 होगा आपका आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।